हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, इस जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके सामने आज, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग क्लास में कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें, क्लास को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर करें ताकि क्लास में 550 प्लस लाइव स्टूडेंट्स तक आ सकें। चलिए, तो फ्रेंड्स देखते हैं आपका पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपके ऑप्शंस हैं कुर्सी, पेड़, लड़का या शेर। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कुर्सी। जो कुर्सी है ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी हमारे जैसे जो और एग्जाम्पल्स हैं, पेड़, लड़का और शेर, ये हमारे पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कुर्सी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि राम साधु तुम साधु सुजाना, राम माँ तो भली मैं पहचाना। तो वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। चलिए, पंक्ति है आपकी, फिर से डिस्कस करते हैं, इसको रिपीट करते हैं कि राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। इसमें अलंकार कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं विशेषोक्ति, व्याज स्तुति, विभावना या व्याज निंदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्याज निंदा। ओके, तो इसमें जो है व्याज निंदा अलंकार है। अब व्याज निंदा अलंकार के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, इसके माध्यम से वास्तव में निंदा की जाती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और जो पंक्तियां हैं इसके, इन जो पंक्तियां हैं इनके माध्यम से राम जी की निंदा की जा रही है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरें। तो चेहरा हमारे विचारों का डैश है, जो वही दिखाता है जो डैश। यहाँ पे क्या भरेंगे? आपके ऑप्शंस हैं मन दौड़ता, चित्र सत्य असत्य, उल्लंघन जागृत या दर्पण सच। तो चेहरा हमारे विचारों का क्या है, जो कि क्या दिखाता है, बताएं। देखिए, चेहरा हमारे विचारों का दर्पण होता है, जो कि वही दिखाता है जो सच है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, दर्पण और सच। ओके, चलिए साथियों, अगला प्रश्न है कि दिए गए सभी विकल्पों में से वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। तो शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। बताइए, इसमें से कौन सा हमारा जो है एक सही वाक्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो तटिनी, नद्य, सरिता, उषा। वेरी इजी क्वेश्चन। इनमें से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उषा। ठीक है, उषा जो है किरण का पर्यायवाची होता है, सवेरा इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो उषा जो है किरण का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा तटिनी, नाट्य, सरिता, निम्नगा, तरंगिनी, निर्झरणी, तटिनी, ये सभी हमारे नदी के पर्यायवाची होते हैं, याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, उच्छृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है। उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। उच्च श्रृंखल, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, उच्छृंखल के इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है, बताइए। भुक्खड़, उदंड, निरंकुश या अक्खड़। देखिए, उच्छृंखल का अर्थ होता है अधिक भूखा व्यक्ति। ठीक है, तो भुक्खड़, उदंड, निरंकुश, ये सभी इनके पर्यायवाची हैं। ठीक है,
लेकिन सॉरी, भुक्खड़, भुक्खड़ का अर्थ होता है अधिक भूखा व्यक्ति। बाकी जो है उच्छृंखल के जो हमारे अन्य पर्यायवाची हैं उदंड, निरंकुश और अक्खड़, ठीक है, ये जो है उच्छृंखल के पर्यायवाची हैं। भुक्खड़ किसका होता है? भुक्खड़ होता है अधिक भूखे व्यक्ति का पर्यायवाची। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सही कहावत पहचानिए। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने वादन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, या नाम न जाने आंगन टेढ़ा, इनमें से सही कहावत कौन सी है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो ये हमारी सही कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा। तो लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। आपके ऑप्शंस हैं, कुशल खिलाड़ी होना, बहुरूपिया होना, सभी के साथ खेलना, सभा का साथ यानी कि सभी के साथ चलना, या सर्वप्रिय होना। बताइए, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, सर्वप्रिय होना। ठीक है, तो सर्वप्रिय होना इसी का अर्थ होता है लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो प्रतिकूल, अन्याय, नियमित या नकली। अनुकूल का विलोम बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए अनुकूल का विलोम हमारा क्या होता है? प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल का विलोम हमारा प्रतिकूल होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। इसके अलावा अन्याय, अन्याय का विलोम क्या होता है? न्याय। नियमित का अनियमित, नकली का असली। ठीक है, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं। तो आपको बताना है कि आपके सामने एक कथन दिया गया है कि चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं। बताइए, तो यहाँ पे क्या होगा? भयभीत, समक्ष, विस्तृत या प्रकट, मन के भाव क्या होते हैं बताइए। तो मन के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कि चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो वर्णित लोकोक्त में प्रयुक्त अलंकार बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन। तो रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या यमक, इसमें अलंकार कौन सा है बताइए। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें हमारा श्लेष अलंकार है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार है। अब श्लेष अलंकार में होता क्या है, देखिए जिसके अंतर्गत एक ही शब्द के अर्थ जो है कई अर्थ प्रकट होते हैं, उसमें हमारा श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पे पानी, एक तो जल है, फिर दूसरा पानी का अर्थ हमारा प्रतिष्ठा से है। ठीक है, तीसरा पानी का अर्थ हमारा जो है यानी कि इसका जो तीसरा अर्थ निकलेगा वो हमारा मोती से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए प्रश्न है आपका, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? बताइए कि मेज का बहुवचन क्या है। मेजे, मेजे, मिजे या मेजी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मेजे। ठीक है, तो याद रखेंगे मेज का जो बहुविकल्प बहुवचन होता है ये हमारा मेजे होता है, बिंदी याद रखिएगा। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है वेरी गुड। चलिए
अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इनमें से कौन सा वाक्य जो है हमारा त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं जा रहा व्यक्ति, मृत्यु के मुख में, बोलता है या सदैव सच को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सदैव सच को। देखिए यहाँ पे को नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो वाक्य बनेगा कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, ये हमारा सही वाक्य है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। तो जब कोई मर्यादा को डैश जाता है तो अपनी डैश खो बैठता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? इन दो जो खाली जगहें हैं हमारी, ठीक है, प्रश्न में यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं खो, आदर्श, भूल, आप, नजरअंदाज, जिंदगी या लांघ, गरिमा। बताइए। देखिए जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, लांघ, गरिमा। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से गति का विरोधार्थी शब्द कौन सा है? मंद, आयतन, दुर्गति या प्रगति। तो गति का विरोधार्थी शब्द इनमें से कौन सा है, आपको बताना है, बताएं। देखिए गति का जो विलोम हमारा होता है ये मंद होता है। गति का विलोम क्या होता है? मंद होता है। दुर्गति का विलोम हमारा सुगति होता है। क्या होता है? दुर्गति का विलोम हमारा सुगत होता है और प्रगति का विलोम हमारा विनाश होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने। तो नीला, आकाश, आसमान या रंग, इनमें से बताइए कि आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष से कौन सा है? विशेषण नहीं, आपको विशेष से बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आसमान। देखिए विशेषण जिसके बारे में जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको विशेषण बोलते हैं। विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसको विशेष से बोलते हैं। इसमें आकाश का रंग नीला है तो इसमें किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? आसमान की। ठीक है, तो ये हमारा विशेष से हो जाएगा। ठीक है, अगर विशेषण पूछता तो नीला हमारा विशेषण होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से विकल्पित में से वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? तो विकल्पों में से वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य हमारा कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। ठीक है, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, विज्ञान ने हमें अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। इनमें से हमारा गलत वाक्य कौन सा है, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने होना चाहिए। ठीक है, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया, विज्ञान से नहीं है, इसीलिए ये जो है ये त्रुटिपूर्ण वाक्य है। ओके, चलिए साथियों अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? किशोर का समानार्थी इनमें से जो है कौन सा है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कोलाहल, पारिवारिक, समझदार या तरुण। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरुण। ठीक है,
तो किशोर का समानार्थी क्या होता है हमारा, याद रखेंगे तरुण। ऑप्शन डी में जो है ये हमारा यस, तरुण का पर्यायवाची है या किशोर का समानार्थी है। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की। वेरी इजी, ऑप्शंस हैं आपके, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद या मालती जोशी। बताएं कि नाटक स्कंदगुप्त के रचनाकार कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, जैसे कि सज्जन। ठीक है, नई रचना आपके सामने डिस्कस करेंगे आज हम, सज्जन। इसके अलावा करुणालय, विशाख। ठीक है, ये जो 3 रचनाएं हैं बहुत पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो बहुत ही पॉपुलर हुई हैं जैसे ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जो कि डिस्कस हो गया। ठीक है, कामना, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं में से हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। तो देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका सेम क्वेश्चन है कि नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की। तो जयशंकर प्रसाद। नाटक इनका जो नाटक है ये स्कंदगुप्त है। अब एक चीज इसमें आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि स्कंदगुप्त विधा की दृष्टि से क्या है, तो ये एक नाटक है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है, वर का स्त्रीलिंग बताएं। तो दुल्हन, वारी, बहू या वधू। बताइए वर का स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है। देखिए, वर का स्त्रीलिंग हमारा होता है वधू। ओके, वर का स्त्रीलिंग क्या होता है, वधू होता है। ठीक है, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अब हमने चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कनक कनक ते 100 गुनी माद कथा अधिकाय। तो इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो कनक कनक, मैंने आपको कल की क्लास में बताया हुआ था अच्छे से कि किस अलंकार को कैसे पहचानेंगे। तो श्लेष, यमक, रूपक या अनुप्रास, इनमें से कौन सा अलंकार है बताइए इन पंक्तियों में। इसमें हमारा यमक अलंकार है। देखिए, जब 2 शब्द एक साथ हैं, ठीक है, और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न निकले, ठीक है, तो वहां पे हमारा श्लेष अलंकार होता है। ओके, तो ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। इसमें एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरा है धतूरा, यानी कि कनक कनक ते 100 गुनी माद कथा अधिकाय, जे खाए बैराग जग ते पावे बौराए। ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया है, कवि कहता है कि कनक में सोना और धतूरा, ठीक है, ये 2 ऐसी चीजें हैं, अगर सोना इंसान को मिल जाए तब भी वो पाके बौरा जाता है, और धतूरा मिल जाए तो उसको पी के बौरा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि डैश चंगा तो कठौती में डैश। यहाँ पे क्या भरेंगे, यानी कि लोकोक्त को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो विचार जल, मन गंगा, धन यमुना या तन नंगा। बताइए मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये होती लोकोक्ति। तो मन और गंगा ऑप्शन सेकंड में हमारे मिल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन सेकंड आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। ये देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और फिर आपके सामने वही क्वेश्चन है, और ये आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए, तो सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। देखिए, आप एक चीज में और याद कर लें, मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात जो ये रचना है किसकी है, तो यह है शिव मंगल सिंह सुमन की। अब ये किस विधा पर आधारित है, नाटक, काव्य, उपन्यास या कथा। तो ये काव्य विधा से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मिट्टी की बारात ये जो है काव्य विधा पर आधारित है।
ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो अनूठा, विलक्षण, रहस्यमय या भिन्न, बताइए कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द कौन से हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखिए, जो रहस्यमय है ये जो है विचित्र का पर्यायवाची नहीं है, ओके, यानी कि समानार्थी नहीं। इसके अलावा अनूठा, विलक्षण, ठीक है ना, भिन्न, ये सभी हमारे किसके समानार्थी हैं, विचित्र के समानार्थी हैं। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने है, कुमार संभव के रचयिता कौन है। कुमार संभव के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके सूरदास, कालिदास, कबीर, तुलसीदास। इन्हीं 3 में से बताएं। तो फ्रेंड्स, कुमार संभव, ऋतुसंहार, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी कालिदास जी की रचनाएं हैं। बहुत प्यार रहता है कालिदास से, ठीक है, आयोग वालों को, हर आयोग के, खासकर यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। तो जरा इनकी रचनाएं पढ़ के जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो कुमार संभव के रचयिता कौन है? कालिदास जी हैं। इसके अलावा सूरदास, ठीक है, सूरदास, सूरसागर, इनका संबंध किससे, इनकी रचना कौन सी है? बहुत पूछता है, सूरसागर। तो सूर से याद रखेंगे सूरदास, ठीक है। कबीर, कबीर बीजक, ठीक है, बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की। इसके अलावा तुलसीदास, बहुत ही आसान प्रश्न है, तुलसीदास जो है किसके रचयिता हैं? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, ठीक है। ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है कि जो मैं ऐसी जानती रे डैश किया दुख होए, नगर पीटती रे प्रीत नगर यो कोय। तो ये पंक्ति मीराबाई जी की हैं, ठीक है। तो गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। यहाँ पे जो खाली जगह हैं 2, यहाँ पे क्या भरेंगे बताना है आपको, बताइए। तो जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, नगर, ठीक है, नगर ढिंढोरो पीटती प्रीत नगर यो कोय। यानी कि मीरा जी कहती हैं, मीराबाई जी कहती हैं कि अगर मैं जानती कि प्रीत अर्थात प्रेम करने से इतना दुख होता है तो मैं नगर नगर में ढिंढोरा पीटती कि कोई प्रेम मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी आएगा, प्रीत और ढूंढेरो। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए तो फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो आलोक पर्व किसकी रचना है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र या शिवमंगल सिंह सुमन। बताएं आलोक पर्व के रचनाकार कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो सन 1973 ईस्वी में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। और इन्होंने जो है आलोक पर्व की रचना की, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आलोक पर्व किस विधा पर आधारित है, ये निबंध है, ठीक है। सो ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका इस क्वेश्चन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। रहीम, कबीर, सूर या तुलसीदास। बहुत ही आसान प्रश्न है, बताएं विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। तो विनय पत्रिका की रचना किसने की है? ये की है तुलसीदास जी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। तो विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास जी, ओके। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। सुधिजन, सुधियों, सुधिगण या सुधिजन। तो सुधि का तिर्यक बहुवचन इनमें से कौन सा है बताइए।
इसमें तिर्यक बहुवचन पूछा गया है। ठीक है, और जो शुद्धि का तिर्यक बहुवचन होता है ये हमारा सुधिजन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होता है? सुधिजन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 25 रुपए दीजिए तो विशेषण पहचाने। तो क्रमवाचक, समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक या आवृत्तिवाचक। तो 25 रुपए दीजिए, इसमें से विशेषण हमारा कौन सा है 25 रुपए में? देखिए, इसमें बात हुई 25 रुपए की। अब 25 जो है कि निश्चित होता है, यानी कि निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, 25, 50, 5, 10 जो भी हमारी संख्याएं होती हैं निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण होते हैं। इसके अलावा कई, बहुत, ज्यादा, कम, थोड़ा, ठीक है, ये अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना। सो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो आपका पहला कथन है कि महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। यहाँ पे क्या भरेंगे, इनका सही क्रम हमारा क्या होगा बताइए। आपको ऑप्शन देखने में प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, सबसे पहले हमारा ऑप्शन ये आएगा कि महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। ठीक है, इसके बाद हमारी ये पंक्तियां जो है सुटेबल है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद में महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, ऑप्शन ए। ठीक है, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। ठीक है, हमारा सेट हो गया, यानी कि सी बी ए डी। अब सी बी ए डी हमारे ऑप्शन ए में है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए, तो महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। ठीक है, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। ये हमारी सही पंक्तियां हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका एक पैराग्राफ आपको दिया गया था बाकायदा, ठीक है, और उसी में से आपको आंसर्स पिक करके लिखने होते हैं। तो जो पैराग्राफ दिया गया था उसमें जो है लेखक कहना चाहता था, जो लेखक अपना पक्ष सिद्ध करना चाहता था वो महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद से संबंधित था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का। ओके, चलिए अगला प्रश्न भी आपका पैराग्राफ से ही संबंधित था कि विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, संबंधी, विद्या, नौकरी या धन। अब इनमें से आप हमको बताइए कि विदेश यदि आप जाएंगे तो आपका सच्चा साथी कौन होगा, यदि आप अकेले जाएंगे तो। देखिए, क्या विदेश कहीं भी आप जाएंगे जो आपकी विद्या है यही आपका सच्चा साथी होगा। ठीक है, इसी के संबंध इसी को मतलब आप हथियार बना के आप लोगों से संपर्क बना सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और धन कमा सकते हैं, आप कहीं भी रह लें। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विद्या। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में कॉमन रहता है। देखिए, आपके यूपीएसआई एग्जाम में दो क्वेश्चन मैंने कॉमन देखे हैं और होते भी हैं, जैसे कि एक तो अगर आप हिंदी में बात करें तो ये गद्यांश का शीर्षक आपसे जरूर पूछेगा, तो जो उपयुक्त शीर्षक है वही आप बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछता है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ठीक है, तो उपयुक्त और उपर्युक्त ये दो एक वर्ड भी पूछता है। देखिए, उपयुक्त होता है जो श्रेष्ठ हो, अच्छा हो, एक होता है हमारा उपर्युक्त। तो उपर्युक्त वो होता है जो ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसको उपर्युक्त बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए पहले। दूसरा क्वेश्चन आपके जीके में एक ट्रैफिक सिग्नल से पूछेगा, यातायात का सिंबल आपको दिया गया होता है उससे पूछेगा। ठीक है, तो आप यातायात के जो सिंबल्स हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके हिंदी में जरूर आता है कि जैसे मैंने आपकी पिछला क्वेश्चन भी डिस्कस किया हम लोगों ने, जो मतलब सेट करना होता है क्वेश्चंस की जो अरेंजमेंट होता है उसको करना होता है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पूछा गया है प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है शिक्षा का महत्व।
ठीक है, शिक्षा का महत्व, ये हमारा गद्यांश का शीर्षक था। तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो माता पिता किशोरों को स्वयं के डैश में सीखने में मदद करते हैं। अनुभवों, मर्यादा, माध्यम या भोगों, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, अनुभवों। तो माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो आधी रात से सोने की कीमत में भी उछाल आया है। तो आधी रात से सोने की कीमत उछाल आया है या में भी भारी, यहां पे कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है, बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन बी, सोने के कीमत। देखिए, सोने के कीमत नहीं होता, सोने की कीमत होता है। क्या होता है? सोने की कीमत। हमारा वाक्य क्या बनेगा कि आधी रात से सोने की कीमत में भी उछाल आया है। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड आंसर। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। तो अगर विद्यार्थी डैश होंगे तो देश का भविष्य होगा। आदर्शवादी, उज्जवल, अक्लमंद, तेज, अचेत, गरिमाजनक या निडर, उत्साही, यहाँ पे क्या भरेंगे, बताइए। यहाँ पे हमारा एक खाली जगह है भविष्य के बाद में, तो इन दो खाली जगहों पर क्या क्या भरा जाएगा आपको बताना है, बताएं। देखिए, यहाँ पे हमारा आदर्शवादी और उज्जवल, ये दो वर्ड आएंगे कि अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आदर्शवादी, उज्जवल। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। तो निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें हमारा कौन सा काल है, ये पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, सामान्य भूतकाल। ठीक है, तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा सामान्य भूतकाल का ये उदाहरण है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे कबीर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है। आपको ऐसे नहीं याद कर लें कि कबीर जी की रचनाएं जो है वो किसमें संकलित हैं। आपके ऑप्शंस हैं मृगावती, सूरसागर, पदावली या बीजक, बताएं। कबीरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? साखी शबद रामायणी। ठीक है, कौन कौन सी? साखी शबद रामायणी, और ये बीजक में संकलित हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इसके अलावा मृगावती। ठीक है, तो मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की, पूछता एग्जाम में किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। सूरसागर भी बताया मैंने आपको, सूरदास की। ठीक है, पदावली पूछता है, पदावली किसकी रचना है, कोई बता सकता है? तो पदावली जो रचना ये है विद्यापति की, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, लोहे के चने चबाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? तो लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ क्या होता है? लोहे के चने चबाना अर्थात बहुत कठिनाई का सामना करना। ठीक है, बहुत कठिनाई का सामना करना अर्थात लोहे के चने चबाना। ऑप्शन 4 जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो प्रसन्न होना, अभिवादन, संवरना या व्याकुल होना। तो अकुलाना शब्द का समानार्थी कौन सा है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन डी, व्याकुल होना। ठीक है, तो अकुलाना का समानार्थी कौन सा है? व्याकुल होना, ये अकुलाना का सही समानार्थी शब्द होता है। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, व्याकुल होना। ओके, चलिए, फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, यह देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। तो पंक्ति में अरविंद क्या है? देखिए, अरविंद का अर्थ क्या होता है? अरविंद का अर्थ होता है कमल। ठीक है, अब अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, बताइए। तो वाचक, उपमान, उपमेय या साधारण धर्म। तो अरविंद क्या है, बताएं। अरविंद हमारा उपमान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अरविंद क्या है? हमारा उपमान है। ठीक है, अगर आपसे पूछे बच्चे क्या है, ठीक है, शिशु यानी कि बच्चे क्या है, तो ये हमारे उपमेय हैं। ओके, अब बताइए कि देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, इसमें हमारा अलंकार कौन सा है, बताइए। तो इसमें हमारा उपमा अलंकार है। क्यों? देखिए, इसमें से लगा हुआ है। मैंने आपको कल बताया था सम, सी, समाना, ज्यों त्यों। इस टाइप के वर्ड जो भी हमारे आते हैं ना, ये सभी हमारे उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां डैश माना जाता है। तो विभावना अलंकार, वीप्सा अलंकार, प्रश्न अलंकार या अर्थालंकार, बताइए कि अर्थ के चमत्कार से जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे हमारा अर्थालंकार होता है। जहां अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, अर्थालंकार। जहां शब्दों से अर्थ जो है, शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो, स्पष्ट हो, वहां पे हमारा शब्दालंकार। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है कि डैश खिड़की का शीशा तोड़ा है, डैश बता दें। तो विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो वो, कौन, उसने, तुम्हारे, जिसे, वह या वह कुछ। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, बताइए। तो जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन सी आएगा। कौन कौन से वर्ड आएंगे? जिसने और से। ओके, चलिए, फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। तो चिड़िया, भुजा, जाति या कपड़ा, इनमें से हमारा पुल्लिंग शब्द कौन सा है, आपको बताना है, कमेंट करें। कपड़ा। ठीक है, कपड़ा हमारा पुल्लिंग शब्द है। बाकी चिड़िया, भुजा, जाति ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य का त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। तो तुम निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चला जाओ, आप निसंकोच चले जाइए या आप निसंकोच चले जाइएगा। इसका सही वाक्य कौन सा है, बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि आप निसंकोच चले जाइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि आप निसंकोच चले जाइए। ओके, चलिए। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था तथा डैश तथा डैश। तो इसमें मूलावस्था तो आपको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा दो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं बताइए। विशेष्य प्रतिविशेषण, उत्तरावस्था उत्तमावस्था, परिणाम सार्वजनिक, गुणवाचक संख्यात्मक। बताइए कि विशेषण की कौन सी तीन अवस्थाएं होती हैं। देखिए कौन कौन, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये तीन होती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन बी आया है, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। तो ऊर्ध्व, अल्प, मृदुल, निम्न। प्रचुर का विलोम क्या होता है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, अल्प, ठीक है। तो प्रचुर का विलोम हमारा अल्प होता है। इसके अलावा ऊर्ध्व, ठीक है। ऊर्ध्व का विलोम क्या होता है, अधः, ओके। मृदुल, मृदुल का विलोम क्या होता है, कठोर। निम्न का विलोम क्या होता है, ठीक है, निम्न का होता है उच्च। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, यहां लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। तो इस वाक्य की अशुद्ध दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। तो तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं और इन्हीं तीन में से आपका एक राइट आंसर है। बताइए, आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ करीब कोई 2 दर्जन संतरे हैं, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, लास्ट है यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इन्हीं तीन में से एक राइट आंसर है आपका। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, अपराधी स्वयं ही डरा डरा रहता है, ये सभी वस्तुएं समान नहीं होती। कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ बताइए। तो कोयले की दलाली में मुंह काला अर्थात, कोयले की दलाली में मुंह काला अर्थात बुरा काम बदनामी का कारण बनता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में सही जोड़ी चुनिए। महादेव वर्मा ख्याति, नासिरा शर्मा त्रियाहट, जयशंकर प्रसाद यामा या सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा। बताइए इनमें से सही जोड़ी हमारी कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा। तो चिदम्बरा कृति है या सुमित्रानंदन पंत की है। इसके अलावा महादेवी वर्मा की कृति कौन सी है, यामा, ठीक है। त्रियाहट, त्रियाहट किसकी कृति है, ये मैत्री पुष्पा, ठीक है, मैत्री पुष्पा की कृति है त्रियाहट। ख्याति, ठीक है। इसको अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके। चलिए, एक क्वेश्चन आता है कंकाल, कंकाल किसकी कृति है बताइए। कंकाल किसकी कृति है, तो जयशंकर प्रसाद जी की कृति है, ओके। अगला प्रश्न है कि दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूरा कीजिए। और में, का से, तथा, का या से की। तो दिल्ली
डैश, यानी कि दिल्ली से मेरठ की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या आएगा, से और की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ की दूरी 70 किलो, लगभग 70 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो विशेष, प्रतिविशेषण, विशेषण या क्रिया विशेषण। उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, बताइए। उन्नत शब्द जो है विशेषण दर्शाता है, और उन्नत का विलोम क्या होता है, बताइए। उन्नत का विलोम हमारा क्या होता है? वेरी गुड। देखिए, उन्नत, अवनत। ओके, चलिए फटाफट से देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो खड़ी बोली, अवधी, बांगरू या ब्रजभाषा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, इनमें ब्रजभाषा को जो है बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अवधि की। ठीक है, तो अवधि कहाँ बोली जाती है? देखिए, अवधि जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, की बोली है। बांगरू, बांगरू कहाँ की बोली है? ये हरियाणा की बोली है। ठीक है, खड़ी बोली, ये कहाँ की बोली है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोली है ये। ठीक है, याद रखेंगे इन चीज़ों को। आपका अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से भाल, नहीं भालू होना चाहिए, यस भाल, तो भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो प्रलय, मस्तिष्क, भाला या उन्नत। भाल का समानार्थी क्या है इनमें? ऑप्शन बी, मस्तिष्क। तो भाल का समानार्थी क्या होता है? मस्तिष्क जो है ये हमारा भाल का समानार्थी होता है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, एक पंथ दो काज, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? एक पंथ दो काज। आपके ऑप्शंस हैं, मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, दोनों तरफ खतरा, कहीं का भी ना रहना, एक समय में दो कार्यों में सिद्धि। तो बताइए, एक पंथ दो काज, इनमें से इसका अर्थ क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक समय में दो कार्यों में सिद्धि। ठीक है, इसी का अर्थ होता है एक पंथ दो काज। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ज्ञानपीठ, सक्सेरिया पुरस्कार, द्विवेदी पदक या भारत भारती। देखिए, यामा के लिए तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब बात हुई है नीरजा की, तो नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1934 में। कब? 1934 में। तो नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार और यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। तो बुढ़िया, बुढ़ियों, बुढ़ियाएं या बूढ़ियां, बताइए बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए, वर्तनी भी आप ध्यान से देख लें इसकी। ठीक है, तो बुढ़िया, ये जो है बुढ़िया का बहुवचन रूप होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बुढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विकीर्ण का विपरीतार्थक क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं, एकत्र, वितरण, भीतर या विस्तार। बताइए, विकीर्ण का विपरीतार्थक शब्द इनमें से हमारा कौन सा है?
एकत्र, ठीक है। विकीर्ण का क्या होता है? एकत्र होता है। इसके अलावा वितरण, वितरण का बहुवचन क्या होता है? सॉरी, विपरीतार्थक क्या होता है? ये संकुचन होता है। भीतर का सबसे आसान है, भीतर का क्या होता है? बाहर। विस्तार का क्या होता है? संक्षेप। चलिए, फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही? आपके ऑप्शंस हैं स्वतंत्र नियम बनाने को, पूर्ण अशिक्षित होने को, परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने को, या आर्थिक रूप से फलित होने को। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके गद्यांश से संबंधित है, ठीक है, तो उसी में से आपको आंसर छांट के लिखना था। तो अगर हम बात करें इसमें गद्यांश के अनुसार हमारा क्या आंसर होगा, तो सदियों से महिलाएं जो है परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने को, ये जो प्रथा है इसको निभाती हुई आ रही है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है गद्यांश का मूल तथ्य क्या है, यानी कि उपयुक्त शीर्षक कह लें या मूल तथ्य बोल लें, एक ही चीज है। तो इन तीन में से बताइए। ऑप्शन डी, लड़का लड़की में समानाधिकार का अभाव। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का अभिप्राय है। तो शादी में मिलने वाले दहेज की खुशी, आकाश में तारे चमकना, डर खौफ मंडराना, नभ में चमकने वाले सितारे का नाम। धूमकेतु, गद्यांश के अकॉर्डिंग धूमकेतु का अर्थ दिया गया था डर या खौफ मंडराना, ठीक है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, डर या खौफ मंडराना। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दिव्या और सौम्या में डैश बड़ी है। तो स्वयं, कोई, कौन या कुछ। ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे कौन आएगा, क्योंकि कौन जो हमारा है ये एक प्रश्नवाचक शब्द है। यहाँ पे जब प्रश्नवाचक भी लगा है, यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रत्युत्तर, भनभनाहट, बदस्तर या यथानियम। बताइए, प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची होता है प्रत्युत्तर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होता है प्रतिक्रिया का पर्यायवाची? प्रत्युत्तर होता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरी बहन उच्च शिक्षा डैश ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो में, पर, को या के लिए, यहां पे क्या भरेंगे बताइए। तो मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, पहचानिए। तो आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने का कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक मीरा किसको बोलते हैं पहले ये बताइए। महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें से त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है हमको बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन सी, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों। देखिए, आधुनिक हिंदी के नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, क्या होगा कि आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से होने का एक कारण, होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, महादेव वर्मा नाम भी इसमें नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो सी है ये हमारा त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। ओके,
चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो वाह कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, या आह कितना घृणित दृश्य है, बताएं। ऑप्शन सी, छी कितना घृणित दृश्य है। ठीक है, ये हमारा जो शुद्ध वाक्य है कि छी कितना घृणित दृश्य है, कि घृणित के लिए छी कहेंगे, आह वाह ओह नहीं कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है? अनियोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, बताइए। देखिए इसमें हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। जहां पे किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां पे हमारा जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? तो पाक, पवित्रात्मा, पवित्र या पवित्रम, बताएं। पाक, यस, पवित्रता का विशेषण क्या है? ऑप्शन सी, पवित्र। क्या होता है? पवित्र होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषक प्राप्त हुआ? तो आपके ऑप्शन है सारक लिटरेटरी अवार्ड, ज्ञानपीठ, सरस्वती या मंगला प्रसाद। तो साकेत महाकाव्य पर जो है मैथिली शरण गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताएं। देखिए इन पे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इसकी रचना सन 1931 में की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि साकेत किसका महाकाव्य है, वेरी इजी, मैथिली शरण गुप्त का। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? सदैव एक पुरुष, एक वचन, बहुवचन या सदैव एक वचन। हर कोई ये किस प्रकार का शब्द है, बताएं। देखिए हर कोई अच्छा क्वेश्चन है, और जो हर कोई शब्द है ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सदैव एक वचन। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी को महाराष्ट्र पिता कहा गया है। तो वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? राष्ट्रपिता, इसमें संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, बताएं। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक या भाववाचक से जातिवाचक। तो इसमें संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। ओके, चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो जुर्राब, घाघरा, पजामा या काशीदाकार, इनमें से कौन सा हमारा स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है, आपको बताना है। फटाफट से कमेंट करें और बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, जुराब। ठीक है, जुराब किसको बोलते हैं? तो मोजे होते हैं इनको जुराब बोलते हैं। ठीक है, जुराब का अर्थ क्या होता है? तो धागों आदि से बना हुआ पैरों का पहनावा, ठीक है, या पैताबा। ठीक है, इसको जुराब बोलते हैं, और ये हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए तो दोस्तों अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। बताइए। धूर्त, तो धूर्त शब्द से संबंधित इसमें मुहावरा कौन सा है? धूर्त का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? देखिए धूर्त का अर्थ होता है कपटी,
धोखेबाज, ये सभी इसके अर्थ होते हैं। अब हाथ साफ करना, रंगा सियार, जहर उगलना या नाको चने चबवाना, इसमें से बताइए कि धूत से संबंधित इसमें मुहावरा कौन सा हमारा बनेगा। देखिए रंगा सियार, ठीक है, रंगा सियार, इसी को बोलते हैं धूर्त अर्थात धूर्त व्यक्ति। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जिन भी लोगों ने अपनी क्लास को लाइक नहीं किया है वो लोग अपनी क्लास को लाइक कर दें। जिन भी लोगों ने अपनी क्लास को शेयर नहीं किया है वो लोग प्लीज़ अपनी क्लास को शेयर कर दें। तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।